नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के 2 दिनी दौरे पर जबलपुर पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को किया संबोधित। 5 निजी अस्पतालों का पंजीयन समाप्त। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी हुआ आदेश। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने पर लगी रोक। और दमोह का मदन महल के निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे अवैध पार्किंग। सड़कों पर अवैध तौर से खड़े किए जा रहे 4 पहिया वाहन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मानस भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म किया है। हमारी राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है और सबका साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जबलपुर पहुंचे। यहां डुमना विमानतल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अन्य पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। डुमना विमानतल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मानस भवन पहुंचे। यहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है। आप लोग भी राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं। आप लोगों ने भी राजनीति को लंबे समय से बहुत गहराई से देखा है, समझा है, जाना है। हम कैसी राजनीति में थे और हम कैसी मानसिकता में थे। हम ऐसी मानसिकता में थे या ऐसी मानसिकता में हमें पहुंचा दिया गया था जहां हमारे जहन में बैठ गया था कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है, ये तो ऐसे ही चलेगा, हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, हमें अब इसके साथ समझौता करना है। यानी एक साधारण मानवी के मन में यह बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है और परिस्थिति से समझौता करना यही यथार्थ है। लेकिन आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व के बाद आज साधारण मानवी के मन में यह ध्यान में आया है कि नहीं, बदल सकता है, बदला है और आगे बदलेंगे। इस तरीके की परिस्थिति आ सकती है। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धक्का दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है, विकास की नई गंगा बहाई। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत किया। तिवारी जी आए और आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का शॉल श्रीफल से स्वागत करें। करतल ध्वनि से। स्वास्थ्य विभाग ने 5 हॉस्पिटल्स के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। जिन हॉस्पिटलों के खिलाफ आदेश जारी हुआ है उसमें आदित्य हॉस्पिटल, आकांक्षा हॉस्पिटल, ग्रोवर हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और रावतपुरा सरकार हॉस्पिटल का नाम शामिल है। निजी हॉस्पिटलों को 3 साल में एक बार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अपना पंजीयन कराना पड़ता है। जरूरी दस्तावेज भी बताना पड़ते हैं, लेकिन इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले 5 हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग ने समाप्त कर दिया है। साथ ही नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। जिन हॉस्पिटल्स पर कार्यवाही हुई है उनमें आदित्य हॉस्पिटल, आकांक्षा हॉस्पिटल, ग्रोवर हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज का नाम शामिल है। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से पंजीकरण कराना होता है जो 3 साल का होता है। हमारे यहाँ के अधिकतर अस्पताल का 3 साल का पंजीकरण 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा था। इसमें से 98% के आसपास अस्पतालों ने अपना नवीनीकरण करा लिया है। जिन अस्पतालों का नवीनीकरण का 1 माह से अधिक समय थोड़ा बचता है तो हम लोग उनको पत्र द्वारा सूचित करते हैं, फ़ोन द्वारा सूचित करते हैं कि आप अपना नवीनीकरण करा लें, अन्यथा 31 मार्च को
जो पंजीकरण है वो निरस्त हो जाएगा। 5 अस्पताल ऐसे थे, उनमें से 5 में से 3 अस्पताल ने तो नवीनीकरण का आवेदन ही नहीं किया, इसलिए उनको निरस्त कर दिया गया है। एक अस्पताल ऐसा है आदित्य हॉस्पिटल, जिसमें सभी फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की, नवीनीकरण के लिए उन्होंने आवेदन भी पोर्टल पे कर दिया है। फायर एनओसी के लिए थोड़ी सी उनको जो ज़रूरत थी, एक टैंक बनाना होता है अस्पताल में, भीतर वो जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाए, और नगर निगम ने भी हमें बताया है कि वो उसका फायर एनओसी कर देंगे, तो वो पेंडिंग में हमने डाला हुआ है। वर्तमान में उनका पंजीकरण हमने पेंडिंग में डाला हुआ है। और एक रावतपुरा जी सरकार अस्पताल में भी फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है, और उनके यहाँ से अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि वो फायर एनओसी की जो कमियां हैं उसको पूर्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से 5 अस्पतालों पे इससे संबंधित कार्यवाही की गई है। खास बात यह है कि जिन हॉस्पिटल्स पर कार्यवाही हुई है उनमें से 3 हॉस्पिटल प्रबंधकों ने तो रजिस्ट्रेशन के लिए अब तक आवेदन ही नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को भी चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए लोकसभा चुनाव में सेक्टर वाइज डॉक्टरों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त स्टाफ में से 60% से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी और आशा कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। सभी का प्रशिक्षण भी संपन्न हो चुका है। हमारे ऑफिस के कर्मचारी होते हैं, उन ऑफिस के कर्मचारियों की करीब सभी की ड्यूटीज़ लगती हैं और उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अब चुनाव के एक दिन पूर्व से लेके एक दिन बाद तक उन्हें ड्यूटी करनी होगी। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी चुनाव के दिन रहती है। जो हमारे ऑफिसर्स प्रशासनिक अधिकारी जो ड्यूटी पर होते हैं उनके साथ साथ एक डॉक्टर रहता है। उनको हम स्वास्थ्य के लिए एक किट भी प्रदान करते हैं। हम अपनी आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रत्येक बूथ पर एक निश्चित किट के साथ उनकी व्यवस्था करते हैं, जिससे वहाँ यदि कोई दिक्कत होती है तो हम उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे करीब ऑफिस के 60% स्टाफ की ड्यूटी लगती है। डॉक्टर्स सभी लगाने पड़ते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हर ऑफिसर के साथ एक व्यक्ति को वहाँ लगाना पड़ता है। चुनाव ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों और आशा कार्यकर्ताओं को इलाज संबंधी किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद मंगलवार को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। शीतलाष्टमी के मौके पर शीतला माई क्षेत्र में स्थित शीतला माता के मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। माता का श्रृंगार व विशेष पूजन अर्चन इस दौरान किया गया। मंगलवार को चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना का विधान है। माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी के मौके पर शीतला माई मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। महिलाओं ने शीतला अष्टमी का व्रत धारण किया और मंदिर में शीतला माता के दर्शन कर उनका विधि विधान से पूजन अर्चन किया। शीतला माई मंदिर गमापुर स्थित शीतला माई मंदिर है जो 100 वर्ष पुराना है। और होली के ठीक 8वें दिन ये पूजा होती है, अष्टमी पड़ती है, शीतला अष्टमी पड़ती है। तो इसमें सप्तमी के दिन अपन ठंडा भोज बनाते हैं और अष्टमी के दिन इसका भोजन लगता है, माता को भोग लगता है, जिसमें से ठंडा चलता है। अगरबत्ती दीपक नहीं जलाया जाता है और नियम से सवेरे हमने माता का अभिषेक करे, अभिषेक के बाद माता का श्रृंगार करे भव्य रूप से, और फिर उसके बाद पट खोले तो सब श्रद्धालु अभी तक लाइन से आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। नियम पूर्वक से अच्छे से पूजा हो रही है। शीतलाष्टमी का पर्व बेहद खास माना गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टमी पर विधि विधान से पूजन अर्चन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। सप्तमी तिथि पर माता का भोग तैयार किया जाता है और अष्टमी तिथि पर माता को ठंडा भोग अर्पित किया जाता है। लोगों को पौधारोपण करने की प्रेरणा देने वाली संस्था कदम ने 7200वां पौधारोप कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर रानी दुर्गावती कलावीथिका में पर्यावरण प्रेमियों और समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। कदम संस्था के सदस्यों ने 7200वां पौधा रोपकर अपने अभियान को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर संस्था द्वारा रानी दुर्गावती संग्रहालय की कलावीथिका में धार्मिक एवं सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। पीछे
आज हम लोग बहुत आनंदित हैं और प्रलंबित हैं कि कदम संस्था के 7,200 पौधों में हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं आज इकट्ठे हुए हैं और 7,200 पौधा हम लोगों ने श्री श्याम मित्र मंडल और कदम के संयुक्त आयोजन में रोपा। और ये बड़े गौरव की बात है कि श्री श्याम मित्र मंडल को यह सौभाग्य मिला कि श्याम बाबा के प्रचार हेतु जो भी संस्थाएं शहर में कार्य कर रही हैं उनका हमको सम्मान करने मिला। समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों एवं पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन नसीब हो सके, इसके लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। कैलाश धाम मंझगवा में स्ट्रीट डॉग्स को डंडे से पीटने वाले व्यक्ति की शिकायत पुलिस कप्तान से की गई है। शिकायतकर्ताओं ने कुछ वीडियो और फोटो भी अधिकारियों को सौंपे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि मूक जानवरों की रक्षा करने आगे आ रहे लोगों के साथ भी मारपीट की जा रही है। कैलाश धाम मंझगवा पनागर में रहने वाले कुछ परिवारों ने पुलिस कप्तान को एक लिखित शिकायत सौंपी है कि क्षेत्र में रहने वाले एक दबंग व्यक्ति द्वारा स्ट्रीट डॉग्स को डंडों से पीटा जाता है और रात में बम फोड़कर दहशत फैलाई जाती है। मना करने पर लोगों से मारपीट की जाती है। स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। किसी भी दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है। हमारे यहाँ से निकलने वाले जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको बेवजह परेशान करते हैं, उनको लठ से मारते हैं, किसी भी टाइम पे बम फोड़ते हैं रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे और ऐसे बम फोड़ते हैं पटकने से केवल धुआं निकलता है और तीव्र ध्वनि निकलती है, साथ में कांच के टुकड़े भी निकलते हैं उससे, जिससे जो जानवर वहाँ का है उसको नुकसान भी पहुँचता है, हम लोग की नींद भी टूटती है। बेवजह रात को परेशान करते रहते हैं और बोलो तो लड़ाई करने लगते हैं। सर हमारे साथ में हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना पानी देते हैं तो प्रभु तिवारी द्वारा एक फीमेल डॉग को डंडा फेंक के मारा गया। सर ये बेवजह सड़क से निकलने वाले जानवरों को डंडा फेंक के मारते हैं। जब हमने FIR पनागर थाने में कराई तो दूसरे दिन इनकी पत्नी हमारी दुकान पे आके हमको धमकी देने लगी कि हम आपके यहाँ की जूलियों को काट के फेंक देंगे यदि हमारी दुकान के सामने से निकली या यहाँ पर बैठी तो। और फिर पीछे से प्रभु तिवारी हम लोगों को लठ मारने के लिए आ गया। मेरी बहन को लठ मार दिया। ये तो गलत बात है ना सर, बताइए ये फीमेल डॉग्स कहाँ जाएंगे, ये जानवर कहाँ जाएंगे, इनको जीने का अधिकार नहीं है क्या? बहरहाल डॉग लवर्स का कहना है कि यदि जल्द उचित कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन के जरिए अपनी बात रखेंगे। गर्मी की दस्तक के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी तेजी से फैल रहा है। खासतौर पर संक्रामक बीमारियां, पीलिया और टाइफाइड के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि तेज धूप, बढ़ती गर्मी और दूषित पानी के उपयोग से लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अप्रैल माह की शुरुआत से ही गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। दिन में तीखी धूप का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। लोग पीलिया, टाइफाइड और अन्य संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में दूषित पानी और दूषित खान-पान के कारण लोग संक्रमण बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लोगों को दूषित पानी और दूषित खान-पान से बचना चाहिए। साथ ही डॉक्टरों की सलाह से उचित इलाज और दवाओं का उपयोग करना चाहिए। मौसम देखिए अभी गर्मी बढ़ने वाली और बढ़ चुकी है काफ़ी। तो गर्मी बढ़ने से देखिए पानी प्रदूषित होता है। गंदा पानी अगर और पी लें तो पेट की बीमारियां जो होती हैं, उल्टी दस्त है और आपका टाइफाइड, जॉन्डिस, ये बढ़ने के चांसेस होते हैं। पेशेंट भी इस तरह के आ रहे हैं। तो मच्छर भी पैदा हो रहे हैं तो मलेरिया की भी चांसेस रहते हैं। लेकिन गर्मी के कारण स्ट्रेस भी होता है थोड़ा सा। लोग जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहने वाले लोग हैं उनको और गर्मी में काम करने तो स्ट्रेस होता है। तो ऐसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, इनको अपने जो और सतर्क रहना चाहिए। इनको चेक करते रहना चाहिए कि ब्लड शुगर ही बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और इनके बढ़ने से और बीमारियाँ जैसे हार्ट की होती है, लकवा की बीमारी, इनके भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हर चीज़ का अपने को मिल के इलाज करना है कि अपने को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से भी बच के रहना है। और दूसरा, पानी को प्रदूषित होने से, पानी से होने वाली गर्मी से जो पानी की कमी होती है उसको भी बचा के रखना, हीट स्ट्रोक ना लगे उसको भी ध्यान रखना है। हमेशा पानी और जूसेस का सेवन करते रहें। पानी से लवण की कमी होती है, उससे मूर्छित होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मौसम के हिसाब से सतर्क रहना और डॉक्टर से संपर्क करना। इलाज पूरा अवेलेबल है, जांच के हिसाब से इलाज किया जाता है। धीरे धीरे गर्मी और तेज धूप का प्रकोप और बढ़ेगा, साथ ही लू का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिससे वह बीमारियों की चपेट में आने से बच सकें।
मदन महल से दमोह नाका तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे दोनों ओर सड़कें पार्किंग स्थल में तब्दील हो गई है। जगह जगह लाइन से 4 पहिया वाहनों को पार किया जा रहा है, जिससे मार्ग पर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। खास बात यह है कि ना तो स्थानीय पुलिस इस ओर ध्यान दे रही है और ना ही यातायात विभाग। ऐसे में दिनों दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। दमोह नाका से बलदेव बाग रानीताल होते हुए मदन महल तक फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे सड़क 4 पहिया वाहनों की पार्किंग स्थल में तब्दील होती जा रही है। फ्लाईओवर के नीचे जगह जगह वाहन चालक चौपहिया वाहनों को लवारिस छोड़कर गायब हो जाते हैं। ऐसे में सड़क पर हादसों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में पीक आवर्स में जब भीड़ बढ़ती है तो वाहनों की अवैध पार्किंग से यातायात भी प्रभावित होता है। करोड़ों लाखों रुपए की जो ये रोडें बनाई गई है उसको अवैध पार्किंग के रूप में स्थापित हो रहा है। ये पूरा अवैध पार्किंग और फ्लाईओवर का जो बीच में खड़ी करके और चले जाते हैं, जिसके कारण शासन का करोड़ों अरबों रुपए का लॉस हो रहा है। कृपा करके शासन इस तरफ विशेष ध्यान दे और ये नो पार्किंग वाली व्यवस्था हटा के इसको उपयुक्त सड़क के लिए उपयोग करें। जाम लगता है, लोगों को प्रॉब्लम आती है, समस्याएँ आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कोई कहीं भी मतलब घुस रहा है, तो लोग पार्किंग कर देते हैं। क्या दिक्कत ये हो रही है कि एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ दुकानें हैं आमने सामने, खास तौर से गाड़ू की दुकान में लोग जाते हैं, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करते हैं और गाड़ू की दुकान चले जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। और यहाँ डॉक्टर लोग भी बैठते हैं, तो उनके पेशेंट आते हैं तो गाड़ियाँ मतलब यहाँ खड़ी करके कहीं भी निकल जाते हैं। खास बात यह है कि ना तो इस समस्या की ओर पुलिस ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासन। ऐसे में दिनों दिन यह समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। लाड़गंज थाना क्षेत्र महाराष्ट्र हाई स्कूल रोड पर बाइक सवार 3 युवकों ने एक कॉलेज छात्र का मोबाइल लूट लिया। घटना के बाद छात्र लाड़गंज थाने पहुंचा, वहां उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बताया जाता है कि बेलखेड़ा का रहने वाला एक छात्र रमन दुबे देर रात को मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया और भाग खड़े हुए। घटना के बाद रमन थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फोन चोरी हो गया, ये यातायात के पास है, यातायात और विशाल मेगा मार्ट दोनों के बीच में है। कैसे चोरी हो गया? मैं कॉल पे ऐसे बात कर रहा था, मैं वो फ़ोन से हाथ से छीन के भाग गए। हाँ, यहाँ शिकायत दर्ज करवाई। कहाँ पर? लाटगंज थाने। मैं बेलखेड़ा का हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी यहाँ चुंगी नाका पे रहता हूँ। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।